नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के 5 बेस्ट पॉइंट कि इन दोनों को में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट, व्हाट इज द इक्विटी मार्केट? इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट हम उस मार्केट को बोलते हैं जहां पे हम कंपनियों के स्टॉक या शेयर्स को खरीदी बेची करते हैं। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की खरीदी बेची होती है उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। जब हम किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर बाय करते हैं, हम उस कंपनी के छोटे से ही सही बट हम एक तरीके से ओनर बनते हैं। बहुत छोटे पैमाने में ये चीजें होती हैं बट होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर उसको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा तो हमको प्रॉफिट होता, अगर लॉस हो रहा तो हमको लॉस होता है। ठीक है, पॉइंट आता है दूसरा, प्राइमरी मार्केट व सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम सेल आउट करने आती है स्टॉक मार्केट में, उसको हम आईपीओ भी बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ओला का आईपीओ आ रहा, पेटीएम का आईपीओ आ रहा, तो वो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सेल आउट करने आते हैं। ओके, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट कहलाता है जो मार्केट में कंपनियां हैं, जो बीएससी और एनएससी में कंपनियां रजिस्टर्ड है। ठीक है, जैसे रिलायंस हो गई, जीरो, उसके बाद एंजल हो गई, या फिर टीवीएस मोटर हो गई, वट कंपनियां जो है, एसबीआई बैंक हो गई, इनको जिसको हम डेली बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस मार्केट में हमारे पास एक स्कोप होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम करते हैं जब, तो वहां पे कंपाउंडिंग के थ्रू, ठीक है ना, कंपाउंडिंग के थ्रू हमको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। कैसे? जैसे मान के चलिए आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं और आपको एक प्लानिंग करनी रिटायरमेंट की, कि आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल बाद हमारे पास एक फंड हो जिससे मैं अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकूं। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप सही ढंग से एक रिसर्च करते हैं टेक्निकल बेस में, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटली रिसर्च काम आता है। फंडामेंटली कैसे कि कंपनी क्या करती है एज प्रेजेंट टाइम, उसके पिछले 5 साल 10 साल में ग्रोथ कितनी इस परसेंट की हुई है, और आगे उस कंपनी का क्या फ्यूचर गोल है, उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट ले रखे हैं। ठीक है ना, अगर सारी चीज हम डीप तरीके से रिसर्च करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को उस कंपनी में डालते हैं, जैसे मैं थोड़ा पुराना एग्जांपल देना चाहूंगा। हम बात करें टीवीएस मोटर की, इन्फोसिस की, टाइटन की, इन कंपनियों ने अभी तक अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको 1000 से 2000 4000% का रिटर्न दे चुकी है। वो भी लास्ट ज्यादा साल नहीं, 10 से 15 साल, 15 साल के अंदर का ये रिटर्न है। मतलब आपने अगर उनमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था तो आपके 25-25 30-30 लाख रुपए बन चुके हैं। इस तरीके का रिटर्न उन्होंने 15 साल में लास्ट में दिया है। तो ये कंपाउंडिंग के थ्रू होता है। ठीक है ना, इसमें आपको बोनस भी मिलते हैं। जब आप कंपनी के साथ शेयर बाय करते हो, इतना लॉन्ग टाइम होल्ड करते हो तो आपको बोनस भी मिलते हैं। ठीक है ना, डिविडेंड मिलता है, सम टाइम स्टॉक कंपनी बोनस देती है लॉयल्टी के तौर पर। ओके, अब बात आती है यहाँ पे, जैसे रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, मार्केट, ये मार्केट हाई रिस्क की मार्केट होता है। ठीक है, उस तरह से आपको रिटर्न भी हाई देता है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा। शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी क्यों ज्यादा होती है? अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है कंपनी रिजल्ट। अब मान के चलिए एक कंपनी हम लेते हैं रिलायंस को। रिलायंस को अब कंपनी परफॉर्म करेगी तभी तो उसके शेयर्स ऊपर या नीचे जाएंगे। अब क्या होती है इसमें, तिमाही में और छमाही में और ईयरली बेसिस में इनके क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट 3 महीने में कंपनी ने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सारी चीजें इनकी बैलेंस शीट आती है। अब जब ये बैलेंस शीट मार्केट में आती है, ठीक है, उस टाइम पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मार्केट ऊपर जाते, रैली देते हैं, 10-15% का 20% का रिटर्न आता है।
ठीक है ना, उसमें अच्छी लंबी रैली मिलती है। और सेम चीज अगर यही चीज नेगेटिव आती है, रिजल्ट खराब आता है, उसने लॉस किया, लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है, तो वहां पे क्या होता है, शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे कंपनी को आपने देखा होगा जो पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन लास्ट में आज उनका कुछ भी नहीं है। जैसे एसीसी की बात करें, एसीसी एक टाइम पे, अगर आप पीछे बैक में जाके चेक करना चाहें कभी चेक करिएगा, उसमें बहुत काफी अच्छा मार्केट कैपिटल था उसका, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ओके। और इकोनॉमी की कंडीशन भी बहुत इम्पैक्ट करती है अपने स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। अपने इंडिया की इकोनॉमी क्यों मैटर करती है, रीजन क्या होता है, जब इकोनॉमी हमारी इंडिया की स्ट्रांग रहेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, हम किसको बात करते हैं, यूएस से या यूके से या और भी कंट्रियों से जो बैठे फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी देखते हैं और कंपनी को एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी ऊपर जा सकती है, कंपनी अच्छा कर रही, ग्रोथ कर रही है। तो वहां से क्या आता है, इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर अपने इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब मान के चलिए एक कंपनी हम लेके चलते हैं टीवीएस को। टीवीएस के ऊपर मान के चलिए कोई कंट्री से कहीं से कोई बाय कर रहा है, उसमें 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप ये समझिए कि उसमें कितनी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, है ना। वो तभी करेगा जब अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, जैसे देखा जाए पाकिस्तान के जैसे होगी, तो आपके इंडिया में कौन ही इन्वेस्टमेंट करने आएगा, है ना। तो इकोनॉमी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। अब ग्लोबल न्यूज का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले शायद न्यूज सुनी हो, एक कंपनी है हिंडरबर्ग। हिंडरबर्ग करके एक कंपनी है जो कुछ नहीं करती, वो रिसर्च करती है अलग अलग कंपनियों के ऊपर, उनके ऊपर वो रिसर्च करके बस उसके बाद डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है। उसने हमारे इंडिया की एक कंपनी है अदानी, अदानी ग्रुप के ऊपर डीप रिसर्च करी, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, और उसके बाद हमारी जो इंडिया की अदानी कंपनी, उनके शेयर्स 30 to 50 पॉइंट विद इन 1 वीक के अंदर गिर गए थे। तो सोच रहे कितना, अगर 50% कोई 40% 50% अगर कोई 10 दिन 15 दिन के अंदर नीचे आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। जो स्टॉक 4,000 रुपए के प्राइस थे, वो ऑलमोस्ट 2000 और 2500 रुपए के आसपास आ गए थे। बट न्यूज गलत थी, बाद में सारी चीजें क्लियर हुई, आज वापस वो उस रेंज तक आ चुके हैं, लेकिन लॉस तो हुआ था ना इन्वेस्टरों को, है ना। ये चीजें होती है। अब आता है सेबी रेगुलेशन, सेफ्टी सिस्टम। अभी क्या होता है, जो अपना मार्केट है, इक्विटी मार्केट, अब इस मार्केट को कोई एक तो चलाएगा ना, गाइडलाइंस तो होंगी इनकी कि इसमें कोई गलत ना करे, कोई धोखाधड़ी ना करे, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि जैसे पहले आपने देख रखा होगा, हर्षद मेहता का केस सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें ना हो आगे चल के, इसके लिए नए नए रूल्स निकालना, कि किस, कोई अगर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है उसके लिए कंप्लेन करना, ये सारी चीजें कौन देखता है अपने इक्विटी मार्केट की, इंडिया में सेबी। सेबी के अंडर ही सारी चीजें चलती हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, है ना। ये होती है। अब बात आती है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को हम 5 सिंपल पॉइंट में समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये कमोडिटी मार्केट बहुत डिफरेंट है एज इक्विटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट क्या होता है, जब हम इक्विटी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको मैंने बताया कंपनियों को हम परचेज करते हैं, बट कमोडिटी मार्केट में हम खनिज पदार्थों को करते हैं। खनिज पदार्थ हो गए, या फिर एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर जैसे कपास हो गया, तिल हो गया, जौ हो गया, इन चीजों में ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे होता है गोल्ड, गोल्ड एक खनिज पदार्थ है, गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, सिल्वर में ट्रेडिंग होती है, एल्यूमिनियम, अपना क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है। क्रूड ऑयल क्या होता है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्रूड ऑयल एक पेट्रोलियम है, जिसको फिल्टर करने के बाद पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, और भी बहुत सारे उससे छोटे छोटे प्रोडक्ट भी निकलते हैं। ठीक है। बेस मेटल क्या होता है, बेस मेटल में भी हम ट्रेड करते हैं। बेस मेटल आता है जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या होते हैं, बेस मेटल्स होते हैं। ठीक है। इनमें भी ट्रेडिंग होती है, ये सब खनिज पदार्थों में आते हैं। अब आती है एग्रीकल्चर की बात।
एग्रीकल्चर क्या होता है, अपने जो किसान भाई लोग खेती करते हैं उनकी भी ट्रेडिंग होती है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट होते हैं, उसकी भी ट्रेडिंग यहाँ से की जाती है ना। कपास की हो गई, जौ की हो गई, तिल की हो गई, इन सब की भी ट्रेडिंग होती है। ओके, अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट बेस में ट्रेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब कि सिर्फ हम इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करते। मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है हमारी कमोडिटी की, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 महीने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसी के अंडर में ही हमको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। एज पर द इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट ट्रेडिंग नहीं होती है इसमें। ओके, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब फ्यूचर है, फ्यूचर को मैं आगे आने वाले टाइम में क्लियर करूंगा, कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको जीरो टू एडवांस, ये क्योंकि जो मेरा चैनल है, जो मैंने क्रिएट किया है, ये बेसिक लर्निंग के लिए क्रिएट किया। हो सकता है अभी आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग सी लग रही हो, बट आगे चल के आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं आपको बहुत सीधे शब्द में बताना चाहूंगा। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट है, महंगाई आ रही है, वर्ल्ड वाइड महंगाई बढ़ रही है, तो आपको इक्विटी मार्केट में शेयर्स में मूवमेंट उस लेवल पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो कि कमोडिटी मार्केट में मिलेंगे। रीजन, मान के चलिए अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग प्रोडक्ट खरीदना कम करेंगे, गाड़ी खरीदना कम करेंगे, तो टाटा मोटर के शेयर की प्राइस गिरेगी, क्योंकि उनकी सप्लाई बंद होगी। कंपनियां कैसे चलती, सप्लाई और डिमांड में चलती हैं। समझ पा रहे हो कि सप्लाई होगी तो टाटा मोटर की कंपनी की गाड़ी बिकेंगी तो शेयर्स ऊपर जाएंगे। अगर कल टाटा कंपनी की सारी गाड़ियां खरीदना बंद कर दे, महंगाई बढ़ जाए, तो उनके प्राइस तो गिर जाएंगे ना, क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो रही, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा। समझ पा रहे, लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी, कोई खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, गोल्ड के सिल्वर के दाम बढ़ेंगे। रीजन, क्योंकि रिजर्व है, हर कंट्री अपने लिए रिजर्व रखती है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर ही डिपेंड रहती है, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड रहती है। कल की डेट में अगर कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी होता है, तो क्रूड ऑयल के आपने देखेंगे सबसे ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो महंगाई आएगी, तो महंगाई के टाइम में अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए, तो आपको कमोडिटी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा पॉइंट रहता है, ना कि इक्विटी मार्केट, ठीक है। इसके लिए भी हम आगे डीप में और समझेंगे। हाई वॉलेटिलिटी, अब यहाँ पे क्या होता है, ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है ड्यू टू रीजन ग्लोबल, ग्लोबल इनपुट इतना ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अब हम बात करें इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट को सिर्फ इंडिया में ट्रेड किया जाता है। रिलायंस की कंपनी क्या देखा यूके में ट्रेड हो रही, नहीं हो रही, क्या यूएस में ट्रेड हो रही, नहीं हो रही, नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। हाँ, वहां के लोग चाहे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो कम लोग करते, इतना ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब बात आती है कमोडिटी की, गोल्ड, गोल्ड तो हर कंट्री में ट्रेड हो रहा है, समझ रहे, हर कंट्री में का सिर्फ थोड़ा बहुत प्राइस अंतर होता है, ऐसा नहीं बहुत अंतर होता है। दुबई से अगर इंडिया का प्राइस गोल्ड का कंपेयर करोगे, वहां भी ट्रेड हो रहा है, यहाँ भी ट्रेड हो रहा है, प्राइस 10-5 हजार का अंतर रहेगा बस, 15 हजार का अंतर रहेगा बस, लेकिन काम हर जगह हर कंट्री कर रही है, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री सब गोल्ड में ट्रेड कर रही है। इसलिए इम्पैक्ट, ग्लोबली इम्पैक्ट अपने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा होता है। अगर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिससे उतार चढ़ाव हो रहा है यूएस में गोल्ड में, तो इंडियन मार्केट की गोल्ड में भी सेम इंपैक्ट दिखेगा। ओके, अब वॉर हो सकता है, अगर वॉर की स्थिति आई तो गोल्ड के प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्यों, रिजर्व चीज है, वो सब कंट्रियां रिजर्व करना चाहती है ना, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है ना। जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के कारण भी बहुत बड़ा मूवमेंट आता है कमोडिटी मार्केट में। वेदर,
वेदर का देखा जाए, वेदर का ऐसे बोलते कंडीशन, अगर कुछ वेदर खराब हो रहा, कुछ भी फ्लड्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अपना एनसीडीएक्स मार्केट भी कमोडिटी के अंदर आता है। जैसे अब कपास हो गया, तिल हो गया, जो हो गया, इनकी उत्पादन को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है। आप तो जानते हो किसान अगर भाई अगर देख रहे होंगे तो कितना प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे भी। आपने देखा होगा दाल के रेट बढ़ जाते हैं, हर चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ये सब इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन भी बहुत प्रॉब्लम देता है। अभी जैसे आपने देखा होगा बीच में रशिया के साथ जब वॉर चल रही थी तो बैन लगा दिया था, यूएस ने बैन कर दिया था कि क्रूड ऑयल आप सेल आउट नहीं करोगे। जब क्रूड ऑयल आपको पता है रशिया में बहुत ज्यादा होता है, जब सप्लाई चेन बंद हुई थी तो उस समय जो पर बैरल प्राइस दूसरी कंट्री के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा था उसमें इन्फ्लेशन हुआ था और प्राइस बढ़े थे। ठीक है ना। डॉलर इंडेक्स की वजह से भी बहुत चीजें मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हम किसी चीज को ट्रेड करते हैं, अगर हम चाइना से कुछ खरीद रहे हैं या जापान से कुछ खरीद रहे हैं, किसी भी कंट्री से कुछ खरीद रहे हैं, तो हम खरीदते किससे हैं? आईएनआर में, अपने इंडियन रुपीज में खरीदी नहीं होती, वो खरीदी किस में होती है? डॉलर में। अगर डॉलर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो हमको कभी सस्ती और कभी महंगी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये सारे चीजें होती हैं, कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ओके। इसको हम और डीपली समझेंगे कमोडिटी मार्केट जब पर्सनली स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात आती है एमसीएक्स और एनसीडीएक्स। अब ये सेबी के रेगुलेशन में ही चलते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया था इक्विटी मार्केट सेबी गाइडलाइंस के थ्रू चलते, सेम अपना एमसीएक्स मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करती है एक ही चीज, सेबी। सेबी के अंडर ही हमारा सारा एमसेक्स का वर्क होता है। इंडियन मार्केट में कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो या किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, तो सारी रेगुलेशन हमारी सेबी ही देखती है। ओके। अब बात आती है करेंसी मार्केट। मैंने आपको दो पॉइंट ही शुरू में बताए थे, सिर्फ इक्विटी और कमोडिटी। करेंसी को नहीं लिया था इसलिए कि करेंसी मार्केट, ये जो मार्केट है थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है एज कंपेयर टू इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट। करेंसी मार्केट को हम आगे जाके बहुत डीप तरीके से समझेंगे, लेकिन वो वीडियो मैं क्रिएट करूंगा लगभग 1 मंथ के बाद, जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप थोड़ा बहुत बेसिक चीजें सीख जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं डीप नॉलेज दूंगा करेंसी मार्केट का तो आप उस तरह से समझ नहीं पाएंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। क्योंकि करेंसी मार्केट में ट्रेड भी बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में, देखा जाए 1-2% ही ट्रेडर होंगे। ओके। अब करेंसी मार्केट में ट्रेड होता है अपना यूएसडी में, यूएसडी आईएनआर में होता है, यूरो आईएनआर में होता है, और जीबीपी आईएनआर में होता है, और भी कुछ चीजें हैं उनमें हम ट्रेड करते हैं इंडिया में। ओके। इसको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी। अपना पूरा फाइनेंस मार्केट सेबी ही रेगुलेट करती है, उसके अलावा कोई रेगुलेट नहीं करता। ओके। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो को देखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहें। हमारे चैनल में 0 to एडवांस लेवल के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।